तो ऐसे 27 केसेस, 27 पिटिशंस नागपुर बेंच का, मुंबई हाईकोर्ट का जो नागपुर बेंच है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हार चुके हैं, उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन किया है, लेकिन ना चुनाव आयोग ने इसकी सुध ली है, ना ही कोर्ट ने इसकी सुध ली है। तो ये जब मामला कांग्रेस के अंदर ये 2024 के चुनाव से ही चल रहा था, जब ये सारी जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को सौंपी, तब राहुल गांधी को जनता के न्यायालय में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक बात है। तो वही रास्ता उन्होंने अख्तियार किया और उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो आम जनता के सामने रखी। चुनाव आयोग पर कोई भी सवाल पूछता है तो तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए। बताइए कितनी अजीब बात है। अरे भाई तो आपको क्या लेना देना, क्या पता किसकी पार्टी का घपला है, किसका नहीं है, कौन नहीं कर रहा, कोई बेलों ने गड़बड़ किया, अधिकारी ने किया नहीं की, आपके बीच में चौधरी बन रहे, हर बात में बीच में कूदते हैं सर। हिंदी में कहावत थी कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन लगता है कि इनकी शादी है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज नशा। आज का सवाल सीधा है, राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग। एक तरफ राहुल गांधी का दावा है कि वोट चोरी हो रहे हैं, मोबाइल नंबर, सॉफ्टवेयर और ओटीपी से वोटर लिस्ट में सेंध लग रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने झट से पलटवार किया और कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं, गलत हैं, झूठ हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ राजनीति का नया हथकंडा है या वाकई में लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाली एक सच्चाई है। कहां तक जाएगी ये राहुल गांधी और ज्ञानेश कुमार की जंग, और क्या ये मामला आने वाले चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। चलिए इसी पर खोलते हैं आज की बहस और रखते हैं आपके सामने कुछ सीधे सवाल। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुभाष शिर्के जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्ते महेश जी। सर आज चर्चा है वही वोट चोरी के इशू पे कि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, सबूत भी रख रहे हैं। तो पहला सवाल सर ये है कि क्या राहुल गांधी सच में कोई हकीकत उजागर कर रहे हैं या आपको लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। देखिए, राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो जेन्युइन सवाल है, और ये इसके लिए वो जो तथ्य दे रहे हैं, जो सबूत दे रहे हैं, उसको अनदेखा नहीं किया जाता। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, महाराष्ट्र से भी कुछ तथ्य जो है, सबूत है, उनको सौंपे गए। उसमें से एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको देता हूं कि जो हमारे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर साउथ वेस्ट, नागपुर शहर में है ये, यहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट थे प्रफुल्ल गुर्दे, जो 2024 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इनके खिलाफ, फडणवीस साहब के खिलाफ वो खड़े हुए थे। उन्होंने आरटीआई से जब जानकारी ली, तब ये पता चला कि 33,712 नए नाम ऐड किए गए चुनाव से पहले और 3,411 डिलीट किए गए। अब ये सारी जो चीजें हैं, उन्होंने कोर्ट में पहले तो इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि ये जो आपने एडिशन किए हैं उसका हमें ब्यौरा दे दीजिए, उनके डिटेल्स दे दीजिए। चुनाव आयोग ने दिया नहीं, तब वो कोर्ट में चले गए। तो उन्होंने ये मांगा था कि सीसीटीवी फुटेज भी हमें चाहिए, पोलिंग वाला, और बाकी फॉर्म 17C जो होता है वो चाहिए, बूथ के जो कॉम्प्रिहेंसिव वोटिंग रिकॉर्ड है वो चाहिए। ये सब उन्होंने ईसीआई को, यानी चीफ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनको रूल 93 कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत उन्होंने मांगा था। कमीशन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने उनकी याचिका को इसलिए खारिज कर दिया कि पिटिशनर वहां पे जब एप्लीकेशन दर्ज किया गया कोर्ट में, तब वो हाजिर नहीं थे। ऐसी एक टेक्निकल मुद्दा उठाया और उनको हटा दिया कि ये पिटिशन जो वो खारिज की गई। उन्होंने कहा कि मैं रजिस्ट्रार के सामने तो खड़ा था, वहां पे सब चीजें हुई है, लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। तो ऐसे 27 केसेस, 27 पिटिशंस नागपुर बेंच का, मुंबई हाईकोर्ट का जो नागपुर बेंच है, वहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हार चुके हैं, उन्होंने वहां पे एप्लीकेशन किया है, लेकिन ना चुनाव आयोग ने इसकी सुध ली है, ना ही कोर्ट ने इसकी सुध ली है। तो ये जब मामला कांग्रेस के अंदर ये 2024 के चुनाव से ही चल रहा था, जब ये सारी जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को सौंपी, तब
राहुल गांधी को जनता के न्यायालय में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। ठीक बात तो है। वही रास्ता उन्होंने अख्तियार किया और उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो आम जनता के सामने रखी है। अभी सुप्रीम जो चुनाव आयोग क्या कहता है कि धोखाधड़ी जो डिलीशन और इसकी हुई है कर्नाटका में, वो उन्होंने माना है कि ये सही है। उसकी लिए चुनाव आयोग कह रहा है कि हमने वहां पे एफआईआर भी किया है। तो आपने अगर एफआईआर खुद किया है, आप खुद चुनाव यानी पुलिस को कह रहे हैं कि जांच की मांग करें, जब पुलिस कर्नाटक पुलिस जांच करती है और आपको 18 रिमाइंडर्स आप भेजती हैं कि आप सारी डिटेल्स आप दे दीजिए, तब आप कुछ नहीं करते और कह रहे हैं कि सिर्फ एक आप ट्वीट करते हैं कि विपक्ष का नेता जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि उसकी जांच होनी चाहिए और कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं ये सारा कुछ होता है तो फिर चुनाव करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बीजेपी हर बार जीतती आएगी, आगे भी जीतती आ जाएगी। सर एक कवि हैं, वो लोग कविता सुनाते हैं तो मेरे को तो मतलब सुनता हूं मैं, तो उसमें कहा जाता है कि कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने हाथ पे कहा कि वोट डालिएगा। तो समाजवादी पार्टी के नेता आए, उन्होंने कहा साइकिल पे वोट डालिएगा। एक और तीसरी पार्टी के थे, उन्होंने भी अपना चुनाव चिन्ह बताया कि वोट डालिएगा। फिर बीजेपी के नेता खड़े हुए मंच से, उन्होंने कहा आप किसी पे भी वोट डालिएगा, हमें कोई जानता नहीं, वोट हमें ही आएगा। सुनता तो हंसी आती है। तो चलिए सर, तो सर एक सवाल ये भी कि अगर वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर नाम कट रहे हैं, तो सर ये टेक्निकल गड़बड़ी लगती है आपको, या प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर वाकई में किसी की सोची समझी चाल है? क्योंकि सर जिस प्रकार से ओटीपी के लिए मोबाइल फोन यूज किए जा रहे हैं, किसी के नाम से फॉर्म भरा जाता है और कोई भी बैठे बैठे पूरी इंडिया में, क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं से भी आप अपना खोल लीजिएगा अकाउंट, तो किसी का भी आप वो अकाउंट खोलते हैं, ओटीपी आता है, फोन नंबर यूज करते हैं और नाम डिलीट कर दिया जाता है। तो सर ओवरऑल आपको क्या लगता है सर, ये टेक्निकल गड़बड़ी है, प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर वाकई में एक जो है ये प्रॉपर साजिश है? देखिए, ये सारी जो है वो सोची समझी साजिश है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपनाते हैं वो हर चुनाव में अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। 2014 में मोदी साहब जब आए तब उन्होंने 15 लाख हर वोटर के खाते में डालने की बात की। तो एक तरह से ये पूरी तरह से चुनावी जुमला था। ये बाद में उन्होंने बताया, लोगों ने तो वोट दिए, वहां पे 15 लाख खाते में आ जाएंगे, स्विस बैंक का धन आ जाएगा। हमारे रामदेव बाबा योगा करते करते सबको बता रहे थे कि जी जरूर आएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। रामदेव बाबा की संपत्ति तो बढ़ गई, लेकिन काला धन नहीं आया। काला धन तो हमारे आप और महेश जी और मेरे अकाउंट में 15 लाख आता तो बहुत बढ़िया हो जाता, लेकिन वो आया नहीं। अभी मान लीजिए कि ये आगे दूसरी बार तो फिर वो पुलवामा हो गया। पुलवामा में सीआरपीएफ को आर्मी जवान कह के वो वहां पे उन्होंने एक ऐसा पूरी वातावरण तैयार किया कि लोगों को लगा कि नहीं, मोदी साहब जो है वो अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया गया। अब तीसरी बार जब चुनाव आया तब पता चला कि ये सारी धोखाधड़ी का मामला उसमें हो रहा है। जो महाराष्ट्र में हमने देखा कि 6 बजे के बाद जो वोटर क्यू में रहते हैं वो वोटिंग डालने के लिए, वो 73 लाख वो वोटर अचानक बढ़ गए। ये कैसे बढ़ गए, क्या कहाँ बढ़ गए, हमें पता नहीं है। कुछ जगह पे ऐसा हुआ है कि जो मैं खास करके जो नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पे अमोल कीर्तिकर शिवसेना के खड़े थे, जहाँ से रविंद्र वायकर जो शिंदे गुट के शिवसेना के उम्मीदवार थे वो जीत के आए। तो उनका आखिरी चरण में वो तो 2000 से आगे थे। अचानक से चुनाव का जो ऑफिसर होता है उसने कहा कि नहीं जी, ये 500 वोट जो है वो खारिज हो गए, बाकी जो 1500 है वो उन्होंने खारिज कर दिया और उनको 2000 वोटों से जिता दिया रविंद्र वायकर साहब को। आप लड़ते रहिए कोर्ट में। तो ये सारी जो चीजें हैं, किस तरह से धांधलियां होती है, इसका एक उदाहरण है। जैसे मैं अभी एक आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये बुल्ढाना विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का है। यहाँ पे 840 वोट से शिंदे गुट के संजय गायकवाड़ जो है शिवसेना पार्टी के, वो जीत गए। अब यहाँ पे 4000 वोट ऐसे थे जो डुप्लीकेशन वोट थे, डुप्लीकेट वोट थे, और 60 ऐसे नाम थे जिसमें जो लोग थे वो मर गए थे, लेकिन उनके नाम पे वो वोटिंग हुआ है। ये सारी जानकारी
चुनाव आयोग को दी गई, लेकिन चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब अगर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, कंप्लेंट आप करते रहिए कितना भी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर हम कैसे माने कि ये जो निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। तो सबसे चुनाव बड़ी समस्या यही है कि कंप्लेंट हो रही है, खुल के सबूत रखे जा रहे हैं, पीड़ित आदमी जो है कंप्लेंट कर रहा है चुनाव आयोग को कि प्रोसीजर वही है, और चुनाव आयोग सर कोई एक्शन नहीं ले रहा ना सर। बिल्कुल मठाधीश बने हुए हैं, बिल्कुल मतलब लोकतंत्र कैसे बोला जाएगा सर इस बात को कि एक आदमी कंप्लेंट, या तो आप फिर बोलिए कि हाँ उसके कंप्लेंट को सुनिएगा, सुनने के बाद निष्कर्ष निकालिएगा, जांच कीजिएगा, फिर बोलिए कि आपकी कंप्लेंट झूठी है, ताकि दूसरे को भी तसल्ली हो जाए और आपको भी कहने के लिए हो जाए देखिए हमने जांच की और उसकी कंप्लेंट झूठी थी। यहाँ तो सर ये कुछ करता ही नहीं है, बिल्कुल मठाधीश बन के बैठे हुए, अपनी कंप्लेंट करता रहे, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जब तक फैसला आता है 5 साल पूरे हो चुके होते हैं। सच्चाई तो ये है सर, कोर्ट में तो सर कोई मजाक नहीं है, जिस प्रकार से डेटें लगती हैं। आप कोर्ट गए, पता चला आज जज साहब नहीं है, आज कोर्ट चले पता चला सर दूसरे वकील साहब नहीं है, आज पता चला सर वकील साहब ने एक नई एप्लीकेशन लगा दी है। अब नई एप्लीकेशन पे आपको कोर्ट नोटिस करेगा ही करेगा, करना पड़ता है, दूसरी पार्टी को हैंडओवर करनी पड़ती है एप्लीकेशन, वो उसका जवाब देते, पता चला उसमें 4 डेट निकल गए, 4 डेट का मतलब 1.5 साल निकल गया। तो सर और 5 साल तो ऐसे निकल गए, कितने लोग तो कोर्ट जाते ही नहीं सर, सच्चाई है ये। अपना ये मान के बैठ जाते हैं कि अब चलो जो भी कुछ है देखी जाएगी, अगले साल अगली बार करेंगे। हालत ये हो गए हैं सर। सर सवाल ये कि अगर ये लोकतंत्र की रीढ़ जो वोट है सर, वो लोकतंत्र की रीढ़ है, वही मेरे जो अभी जैसे मैं आपसे चर्चा कर रहा था उसी से जुड़ी हुई मेरी बात है। और अगर सर वोटों में सेंध लगती है तो सर ये चुनाव सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं है, पूरे सिस्टम पर सवाल उठता है। क्या ये बहस अब लोकतंत्र बनाम संस्थागत भरोसे तक नहीं पहुंच रही है सर? ये देखिए महेश जी, एक तो दिसंबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स है, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन डॉक्यूमेंट का पब्लिक इंस्पेक्शन नहीं हो सकता, सीसीटीवी फुटेज पोलिंग बूथ का जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। अगर ये सारी चीजें इतनी जो ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, जो हमने देखा कि टीएन सेशन के जमाने में हुई थी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही थी, ये तो घटा रहे हैं। और चुनाव आयोग पर कोई भी सवाल पूछता है तो तुरंत बीजेपी के प्रवक्ता खड़े हो जाते हैं बात करने के लिए। बताइए कितनी अजीब बात है। अरे भाई, तो आपको क्या लेना देना, क्या पता किसकी पार्टी का घपला है किसका नहीं है, कौन है कौन नहीं कर रहा, कोई बीएलओ ने गड़बड़ किया, अधिकारी ने किया नहीं की, आपके बीच में चौधरी बन रहे, हर बात में बीच में कूदते हैं सर। बताइए। हिंदी में कहावत थी कि बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, लेकिन लगता है कि इनकी शादी है इसलिए दीवाने बन रहे हैं। सर यहाँ पे अब्दुल्ला दीवाना ऐसे नहीं है सर, वो तो वैसे ही था, वैसे ही नाचे जा रहा था, या 2 पैग लगा लिए होंगे, बेमतलब में नाच रहा होगा, ये शादी में जाना था दूसरे पंडाल में घुस गया होगा। पर सर यहाँ तो सच्चाई में घुसते हैं ये, बिल्कुल ये कि वाकई में जुड़ा हुआ मामला तो इनसे है ही है। कोई कितने संवैधानिक क्यों नहीं बोले सर, अगर संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट में बोलते हैं, अभी जो बिहार का एसआईआर का मामला चल रहा है, वहां जो वोटर लिस्ट का जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है वोटर मतदाता सूची का, तो उसमें उन्होंने पहली बार जब डेट लगी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया, जब तो कहा कि हम संवैधानिक संस्था है, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, वहां पर इन्होंने बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप संवैधानिक संस्था है, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की आखिर में उसमें आधार कार्ड को जोड़ा कि नहीं जोड़ा सर। तो ये देखिएगा सर कि ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी बॉडी है, 142 के अंदर उनको आर्टिकल 142 में उनका अधिकार प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर पाता है। अदरवाइज सर ये तो कुछ कार्रवाई करके राजी ही नहीं है। संवैधानिक संस्था कहां से है सर? और ये संवैधानिक संस्था है तो सर हर कोई जानता है कि भाजपा और संवैधानिक संस्था क्या इनका मेलजोल है। जो पिछले मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनका क्या रवैया रहा, वो जो इस बार वाले हैं तो बिल्कुल ही माशाअल्लाह निकले। इनसे तो पूछना पड़ेगा कि भाई किसने आपको राय दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, और बहुत पिटवाली आपने अपनी भी और भाजपा की भी। और सर सवाल ये है कि अगर ये वाकई में गड़बड़ी हुई है तो सर इसकी जिम्मेदारी जो राहुल गांधी ने भी दिखाया है, तो सर उसकी जिम्मेदारी किसकी बनेगी? क्या सर ये सीईसी गणेश कुमार को जवाब देना पड़ेगा, या फिर हर मामला कोर्ट की चौखट पर ही जाएगा सर? देखिए ये तो गणेश कुमार इनको ही तय करना है कि इतिहास के पन्ने में उनका नाम टीएन सेशन के बाद लिखा जाएगा, या फिर सबसे घपलेबाज चुनाव कमिश्नर है ऐसा नाम उनका इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये उनको ही तय करना है, क्योंकि कोर्ट भी क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊं। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं। मुंबई के पास पनवेल नाम की एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी एक छोटी सी पार्टी है, उनके उम्मीदवार थे बालाराम पाटिल। उन्होंने
नवंबर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने सितंबर में ही इलेक्शन कमीशन को लिखा हुआ था कि 11,000 वोटर्स जो है वो उनका अलग, यानी उनका डुप्लीकेशन है और उनके नाम डबल है और उनका डिलीशन किया जाए, उनका नाम जो है वो हटाया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाके 7 अक्टूबर को, यानी चुनाव से पहले, नवंबर में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले हाईकोर्ट के जस्टिस एएस गडकरी और कमल खट्टा, ये यानी बेंच था, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप ये 11,000 वोट जो है वो आप हटा दो। लेकिन जो इलेक्शन ऑफिसर वहां पे था उसने कहा कि भाई साहब ये इलेक्शन ईयर है और इसमें हम ये नहीं हटा सकते। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद वहां का जो इलेक्शन ऑफिसर है वो कह रहा है कि हम इलेक्शन ये जो नाम है वो नहीं हटा सकते, उसने नहीं हटाया, वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। तो इससे साफ होता है कि चुनाव आयोग जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, हाईकोर्ट के फैसले को भी वो नकार रहा है। और अगर ये सारी चीजें हमेशा हमें सुप्रीम कोर्ट तक ही लेके हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी कितना काम करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवेंशन करना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट ने ये भूमिका ली है कि चुनाव आयोग जो है वो चूंकि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव आयोग के इसमें नहीं कर रहे हैं वो। तो ये गलत है और मुझे लगता है कि अगर भारत में लोकतंत्र कायम रखना है तो ये सारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उनको सख्ती से काम करना होगा, फिर वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन वो उन्होंने रूल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी लोगों का भी विश्वास वहां पे जगेगा। नहीं तो बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, ये सब हम देख रहे हैं। भाई जी, सुभाष जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो जैसे एसआईआर का मामला चल रहा है बिहार वाला है तो बहुत बड़ा मामला है, या वक्फ बोर्ड में जो कानून का मामला है बहुत बड़ा मामला है। तो इसमें तो जो डेट लगती है प्रॉपर उसमें सुनवाई होती है, सब बड़े वकील पहुंचे हुए होते हैं, तो हमें यही केसेस दिखते हैं कि हाँ भाई वो डेट पर सुनवाई हो रही है, आज सुनवाई हुई और आज कोर्ट ने ये बोला और फैसला आ रहा है। लेकिन सर सच्चाई ये है कि जो हम तो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं 25-26 साल हो गए सर, कि जिनका लिस्ट में नाम आता है चाहे वो मैक्सिमम लोग दूसरे राज्यों के होते हैं, तो सर ट्रेन की टिकट तो हो नहीं सकती है 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, तो उनको फ्लाइट की टिकट करनी पड़ती है। हर जगह हमें पैसे वाला आदमी है ऐसा नहीं है सर, मिडिल क्लास भी इसमें हो सकता है, इवन अगर पैसे वाला भी है तो उसके अपने और घर के खर्चे या अपने उसके व्यवसाय के इतने भी खर्चे होते हैं कि कट कटाकर जो है, चाहे बड़ा बिजनेस दिख रहा हो बाहर से, वो एक लिमिटेड पैसे घर में आता है। और मिडिल क्लास तो है ही मिडिल क्लास, और गरीब तो गरीब है, चुनाव तो गरीब भी लड़ता है सर। सुप्रीम कोर्ट में आना सर बड़े मामलों को तो आप बिल्कुल अलग कर दिया, अदरवाइज जो लिस्ट में नाम आता है पता चला शाम तक मैटर रीच नहीं हुआ, 42 नंबर है किसी का और 22, 23, 35 तक 4 बज गए सर। उसका फ्लाइट पकड़ के आना, यहाँ होटल में रुकना, वकील साहब को फीस देना, मैक्सिमम जो है एडवोकेट्स हैं वो पर हियरिंग की फीस लेते हैं, तो उसकी फीस भी गई, उसका होटल में रुकना भी गया, और सर जो अपना टिकट उसने फ्लाइट की कराई थी वो भी गया। तो सर सुप्रीम कोर्ट ना तो सस्ता है और वहां पे जो सुनवाई है सर इतनी आसान भी नहीं है सर। जो रिजल्ट आ जाता है हम उसको खबर चलाते तो लोगों का लगता है तो खबर हो रही चल रहा है। जितनी डेट रोज मिस हो रही है, नोट रीच ही नहीं होती है सर, ये तो लोगों को पता ही नहीं, बेचारे इतने परेशान होते हैं। तो हर बात के अंदर कोर्ट जाना तो सर हम पता ही कि ये फिर से ये कहाँ रहेंगे संस्थागत है, चाहे संवैधानिक बॉडी हो चाहे कोई कार्यालय हो, हर बात में कोर्ट सर। और सर इसमें सवाल ये भी है कि आप ये देखिएगा कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब तो क्योंकि ऑनलाइन है, ये पहले तो जब आज से 20-25 साल पहले कागज का होता था, कागज का आदमी फार्म भरता था जाके अपना, जहाँ उसका ऑफिस होता था मोहल्ले के अंदर थोड़ी सी दूर, वहां पे जाकर वो अपना फॉर्म जमा करता था कि साहब मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ और मैं यहाँ से कहीं और चला गया, मेरा नाम काट दीजिएगा। अब तो ऑनलाइन है सर, कोई भी आदमी, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, मैं आपका नाम, आपके पिताजी का नाम मुझे पता होना चाहिए, तो मैं आपके इलाका खोजूंगा, इलाके के अंदर आपका नाम डालूंगा, आपके नाम के पिताजी के नाम 3-4 होंगे, तो जो आपके पिताजी वाला नाम होगा उसको मैं क्लिक करूंगा, वो आप खुल जाएंगे। उसके बाद मैं जो फॉर्म है ऑनलाइन डिलीट करने का मैं उसको भरूंगा, फोन की ओटीपी के लिए जो मेरा अपना फोन जो है, क्योंकि मेरा फोन तो ऑलरेडी चला हुआ है, पैन नंबर में चला हुआ है, आधार कार्ड में चला हुआ है, वोटर लिस्ट में चला है, तो कोई दूसरा फोन, मैक्सिमम लोग दूसरा फोन वैसे भी रखते हैं, चाहे दूसरा फोन अपना हो चाहे आप किसी का भी ले लीजिएगा, उससे आप उसको रजिस्टर कीजिएगा, ओटीपी मारिएगा, बैठे बैठाए डिलीट।
बताइए सर। लेकिन इसका इसका कोई तो उपाय होना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि अभी देखिए हमारे यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, सीमांतनी धुरू नाम है उनका, महाराष्ट्रियन है। अब उनका जो वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया वो एक केवल शाह नाम के शख्स है, उन्होंने हटाया, वो उसका बाकायदा रिकॉर्ड है। तो वो जो चुनाव आयोग का जो ऑफिसर होगा, उसने ये नहीं सोचा कि कैसे ये हटा रहा है, और वो डेथ भी दिखा रहा है कि ये इनकी डेथ हुई है, इसलिए इनका नाम हटाया जाए। तो सीमंतनी धुरू इन्होंने चुनाव आयोग को चैलेंज किया कि भैया मेरा डेथ सर्टिफिकेट दिखा दो, आपने मेरा वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया है, मेरा डेथ सर्टिफिकेट तो दिखा दो। हाँ सही बात है। वो कम से कम तो जो मरने के बाद की सुविधाएं हैं वो तो उनके लिए अप्लाई तो कर दे कम से कम वो। तो ये मैंने आदमी जीवित है, उसका नाम आपने वो मृत है ऐसा करके आपने हटा दिया, तो कम से कम डेथ सर्टिफिकेट तो देख लेते आप इतनी सारी चीजें करते हैं, वो उसमें आप कोई सबूत नहीं इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए महेश जी, फंडामेंटल जो राइट्स है भारत में, वो वोटर का अधिकार सबसे बड़ा है, क्योंकि इस देश में कभी भी कानून के सामने कोई भी यानी इक्वालिटी बिफोर कानून नहीं रहा है। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा इतिहास नहीं रहा है। अब 5000 साल का आप इतिहास निकाल के देखें, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारा नहीं है। तो ये 1950 के बाद ही इक्वालिटी बिफोर लॉ हमें मिला है, और उसमें वोटर जो है वो वोट का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। आज सुभाष शिर्के या महेश गुप्ता, इनका जो वोटिंग का अधिकार जितना है, उतना ही अधिकार आज मुकेश अंबानी या फिर गौतम अदानी इनका है। तो ये जो अधिकार है वो सबसे मौलिक अधिकार है और फंडामेंटल अधिकार है, और इसको इसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। और लोगों को भी समझना चाहिए कि कुछ लोग जो 1000 की नोट या पैसे लेके चुनाव में वोट देते हैं, हमारे यहाँ पे तो दारू की बोतल और मटन का खाना, ये इस पर भी लोग लुभाते हैं और वोट उसी आदमी को देते हैं। तो ये जो अधिकार हम गवा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। और मुकेश अंबानी जितना अधिकार अगर एक आम आदमी को यहाँ पे मिल रहा है, तो सिर्फ संविधान के कारण लिए मिल रहा है, संविधान के कारण मिल रहा है। तो ये अधिकार हटना नहीं चाहिए और ये अधिकार कायम रहना है, इसीलिए उसके लिए लड़ना पड़ेगा। वो सिर्फ एक राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं है, उसमें सभी लोग शामिल हो जाने चाहिए, जो भी हो। मुझे तो लगता है कि आरएसएस में अगर अच्छे लोग हैं तो उनको भी यहाँ पे शामिल होना चाहिए, क्योंकि आगे जाके इस तरह का भारत हम नहीं देखना चाहते जिसमें कोई लोकतंत्र नहीं है। सुभाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो ओटीपी वाला मामला है, दूसरा मोबाइल फोन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए और पैसे निकालने के लिए मोबाइल उसने यूज किया या ईमेल यूज किया, तो जब हम कंप्लेंट करेंगे पुलिस में, तो पुलिस साइबर सेल में कंप्लेंट जाएगी। उसमें आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज होता है, चीटिंग का भी होता है, जो भी है आईपीसी के सेक्शन बीएनएस आ गया अब तो, और आईटी एक्ट के तो है ही है। तो सर इसके अंदर बहुत सिंपल है, बहुत तरीका, जैसे कि कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका के सीआईडी ने जब मुकदमा दर्ज किया है तो उन्होंने चुनाव आयोग से मांगा कि भैया एक तो फोन नंबर है वो हमें बता दीजिए, उस फोन नंबर से आप पता चलेगा कोई फोन उस समय किसके पास था, उसकी क्या लोकेशन थी। वो फोन नहीं देते हैं। जो आपका कंप्यूटर है या मोबाइल है, मोबाइल पे आपने खोल लिया, उसका जो है नंबर, मैं इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, उसके डिटेल है सब पता चल जाता है सर। वो डिटेल तो दे ही नहीं रहे। सच्चाई तो ये है सर, को डिटेल, अगर ये डिटेल मिलती है तो मुकदमे दर्ज होते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद तो अरेस्ट होती है। अरेस्ट होने के बाद फिर कहा जाता है कि भैया आपके मोबाइल था और आपके कंप्यूटर या लैपटॉप या अपने मोबाइल से ये इंटरनेट पे आपने हटाया है। अरेस्ट होती बकायदा, उनकी शक्लें टीवी में आती, प्रिंट मीडिया में आती, वो जेल जाते, 2 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग जेल जाते, तो और लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती। तरीका है सर इसको खोजने का, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो डाटा ही नहीं दे रहा। तो ये बिल्कुल साफ है कि इसका मतलब तो ये कि चुनाव आयोग उसमें मिला हुआ है। एक कब ये डाटा नहीं दे रहा चुनाव आयोग, उल्टा चुनाव आयोग को तो तुरंत कहना चाहिए था पुलिस को कि भाई हमसे जो मदद चाहिए कीजिए, बल्कि 3 अधिकारी हम आपको अपने दे रहे हैं, आपके साथ भाई कर्नाटक में बैठेंगे, आपकी मदद करेंगे, इसमें जो भी जालसाजी हुई उसको पकड़िए। ये जालसाजी किसी के कंप्लेंट के कहने पे नहीं है, बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के साथ हुई है, हमारी बदनामी हो रही है और हमें को जो है बिल्कुल जो भी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसमें एक्शन लीजिए। उल्टे चुनाव आयोग की तो भूमिका ये होनी चाहिए थी। चुनाव आयोग को डाटा ही नहीं दे रहा, जब पुलिस को बेचारे को डाटा नहीं मिल पा रहा है, क्या करेगी। अब तो ये प्राइवेट आदमी तो है नहीं कि पुलिस उसको जो है नोटिस दे, नोटिस नहीं तो कोर्ट से जाके वारंट ले लेगी। अब कोर्ट से जाके वारंट किसका लेगी, वो मुख्य चुनाव आयुक्त का लेगी, चुनाव आयुक्त का लेगी।
दिक्कत है मतलब यहाँ तो सर वाकई में पूरे व्यवस्था है पकड़ने की, लेकिन ये पकड़ने देना नहीं चाहते, सच्चाई ये है। और सर सवाल, अब आखिरी सवाल सब आपसे यही है कि सॉरी सर, कि ये मामला क्या सर आपको लगता है कि राहुल गांधी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, उनके नारे हैं, वहीं तक सीमित रहेगा, या बिहार के साथ साथ जब और भी कहीं चुनाव होंगे तो एक ही चुनावी मुद्दा अहम रहेगा? देखिए, ये चुनावी मुद्दा अहम तो रहेगा ही, बिहार के चुनाव में भी रहेगा, लेकिन सवाल ये भी है कि इसका दूसरा असर ये भी होगा कि ऐसे लोग भी रहेंगे, वो कहेंगे हमें हमारा वोट तो वैसे ही चोरी होने वाला है, तो हम वहां पे वोट क्यों करें। तो ये जो दूसरी उसका पक्ष जो है वो गलत है, और मुझे लगता है कि लोगों को आगे आके वोट करना पड़ेगा, और उनको बहुत ही एक तरीके से वॉलंटियर जो करते हैं कि उनको ये अभी से तय करना देखना पड़ेगा कि अपना वोटिंग लिस्ट में अपना नाम है कि नहीं, क्या वो डिलीट हुआ है। अगर डिलीट नहीं हुआ है या डिलीट हुआ है तो उसके ऊपर उन्होंने तुरंत एप्लीकेशन करनी चाहिए, और सारे जो प्रोसेस है वो करने चाहिए। लेकिन इस तरह का प्रोसेस अगर करेंगे, भारी मात्रा में एप्लीकेशंस आ जाएंगे, तब उसको उसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है नेपाल में भी जब जनता रास्ते पे आई तब वहां की सरकार हिल गई और प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। तो जनता के आगे कुछ नहीं होता। जनता ने अगर एक बार मान लिया तो हमने यानी इंदिरा गांधी जैसा जो प्रभावशाली नेता है, वो भी उनको इमरजेंसी उठानी पड़ी, और उसके बाद उनका जो चुनाव उन्होंने जो लड़ा उसमें उनकी हार हो गई। तो इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ है वो किसी का भी हो सकता है, अगर जनता ने लेकिन आगे आके कुछ किया तो। उसमें कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं, लेकिन कानून के सहारे ही, संविधान के सहारे ही ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। राहुल गांधी वही कर रहे हैं, राहुल गांधी संविधान के जरिए ही वो कर रहे हैं, वो बाकी और गैर कानूनी कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ नसीहत दे रहे हैं कि जो आपके पास कानून है उसका उपयोग कीजिए, और जो न्याय है वो दे दीजिए। लेकिन आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार जैसे जो वहां पे अफसर बैठे हुए हैं, जिनको अपनी छवि की फिक्र नहीं है, चुनाव आयोग की कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी फिक्र नहीं है, और ये लोग जो है वो लोकतंत्र को मुझे लगता है कि एक तरह से खतरा पैदा करना चाहते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। सर असली बात यह कि आप और हम सिर्फ चर्चा ही कर सकते हैं सर। जो आदमी ईमानदार है वो ईमानदार है सर, जो भ्रष्ट है ना सर वो भ्रष्ट ही है, बहुत मोटी चमड़ी है। और इवन जो अपने फायदे के लिए इतने ऊंचे पद पे आया है, उसके बाद वो अपने परिवार वाले लोगों के लिए भी फायदा उठाता है राजनीतिक पार्टी से, तो सर हम चर्चा ही करते रह जाएंगे। उसको भी पता है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, उसको भी पता है कि इसके बाद मुझे यहाँ से जाना है, जितना फायदा उठाना है उठा लो। और ये पद के जो उनकी नियुक्ति है, नियुक्ति तो सर राजनीतिक पार्टी करती है, सत्ता करते हैं। तो असली मुसीबत तो सर यही कि हम चर्चा कर लेंगे, हमारे चर्चा करने से कोई ज्ञानेश कुमार जी सुधर जाएंगे, और या उनके बाद कोई नया जो अधिकारी कहीं आएगा वो बहुत शरीफ हो जाएगा कि नया टीवी पे लोग हमारे बारे में चर्चा करते हैं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हमारे बारे में चर्चा करते हैं, ईमानदार बन जाओ। और अगर कहीं वो ईमानदार वाकई में बन गया तो सर राजनीतिक दल जो है, जो सत्ता में है, वो उसको लेगा ही नहीं। बात तो घूम फिर के वहीं की वहीं आ गई। वो लेंगे उसी को जो उनका अपना खास है, जो उनका इशारे पे सारे काम करेगा, उल्टा पुल्टा गलत सर सब कुछ करेगा। चलिए सर, अशोक लवासा का यही हुआ, उनको तो पद छोड़ना पड़ा, उनकी इंक्वायरी निकाली गई, तो वो भी चुनाव आयोग पर ये थे, चुनाव आयुक्त तो थे। लेकिन जब सरकार को पता चला कि ये उनकी बात नहीं मानने वाले हैं, तो उनके ऊपर इतनी इंक्वायरी बिठा दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यस, दिक्कत है सर। कोर्टों के अंदर भी होता है, हाई कोर्ट के अंदर देख लीजिएगा सर, एक दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, तो पहले यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लवकुर जी थे जज, तो कॉलेजियम के अंदर वो शामिल थे। तो जब भी उनका ट्रांसफर की बात कहती थी सरकार, वो जस्टिस लवकुर जी जो है, मदन बी लवकुर जी, वो मना कर देते थे। तो उनका जो मुरलीधर जी हैं जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट, उनका ट्रांसफर नहीं हो पाता था। उसके बाद यहाँ पे जस्टिस सीकरी जी आ गए थे, एक सीकरी जी दिल्ली हाईकोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो उसके बाद कॉलेजियम में जस्टिस सीकरी जी थे, तब भी जब भी जस्टिस मुरलीधरन जी का नाम आता था तो ट्रांसफर के लिए सरकार कहती थी, वो सीकरी जी मना कर देते। जब सीकरी जी गए तो सर तुरंत उनका ट्रांसफर कर दिया गया रातों रात। क्यों? क्योंकि जब दिल्ली में दंगे हुए, या ये नहीं सर, ये अनुराग ठाकुर थे और एक और नेता थे, उन्होंने बयान दिया था, तो उस पर उन्होंने बोला था कि इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, पुलिस को उन्होंने एक्शन लेने के लिए कहा था। तो रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। चलिए सर, अब क्या कर सकते हैं, आप और हम तो चर्चा ही कर सकते हैं सर।
और आज की चर्चा को फिलहाल हम समाप्त करते हैं। एक नई चर्चा को लेकर सर आपसे तुरंत नहीं सर, बहुत जल्दी दोबारा से जुड़ेंगे सर। नमस्ते, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।